कल का दिन भारत की राजनीति के लिए बेहद खास है क्योंकि कल यानी कि 23 जून को बिहार के पटना में होने वाली गैर बीजेपी पार्टियों की बैठक बेहद खास है। इसकी कुछ झलक अभी से मिल भी रही है। कांग्रेस के बैनर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर इसी की एक झलक है और ये उम्मीद भी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वामपंथी नेताओं के साथ एक मंच साझा करती दिखेगी। एक लंबे समय के बाद विपक्ष ने इस तरह की एकता की पहल की है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और वामपंथी एक दूसरे के खिलाफ है और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन यह पहला मौका है जब देश के प्रमुख विपक्षी दल अब एक होने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बिहार के पटना में गैर बीजेपी पार्टियों की बैठक होने जा रही है। बैठक में राजनीति के कई दूर विरोधी एक दूसरे के साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। करीब 18 विपक्षी दलों की यह बैठक पटना में बिहार के मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में होनी है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा डीएमके के एम के स्टालिन, नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे के उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दीपांकर भट्टाचार्य, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला सहित कई बड़े नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार और बीजेपी के खिलाफ 2024 के आम चुनाव से पहले दमदार विपक्ष की तैयारियां की कोशिश है, लेकिन गैर बीजेपी कांग्रेसियों की यह मंत्रणा गाढ़ी हो पाएगी और कितने दिनों तक टिकी रह पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इस बैठक से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्त रख दी है। केजरीवाल का मानना है कि पटना की बैठक में सबसे पहले दिल्ली से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि यह मीटिंग चुनाव में विपक्षी दलों के वोटों के बिखराव को कम करने के लिए हो रही है ताकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए साल 2024 का रास्ता रोका जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए कई महीनों से कोशिश में लगे हुए हैं। इसी साल अप्रैल में नीतीश ने जब इस मकसद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, तब ममता ने इसकी शुरुआत पटना से करने की सलाह दी थी। हालांकि विपक्षी एकता की चर्चा कई महीनों से हो रही है, लेकिन अब तक इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी। पटना की बैठक से इस एकता को लेकर एक विपक्षी दलों को एक उम्मीद जरूर दिख सकती है। बीजेपी विरोधी दलों की ये बैठक अगर वह सफल कर पाते हैं तो विरोधी दलों का एक मजबूत गुट तैयार हो सकता है। लोकसभा का इसमें यह गठबंधन पक्का गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने। इसमें ऐसे वोटरों को भी लुभाया जा सकता है जो किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। दरअसल पटना कई मायने में विपक्ष की मीटिंग के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ममता बनर्जी ने इसके लिए नीतीश कुमार को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हवाला दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी के साथ साल 1974 में तकरीबन सारे बड़े विपक्षी दल एकजुट हो गए थे। पटना उस वक्त छात्र आंदोलन से लेकर राजनीतिक विरोध तक की जमीन बना था। इसी आंदोलन के बाद बिहार समेत पूरे देश में राजनीति में कई बड़े चेहरों का जन्म दिया था। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। पटना कुछ अन्य वजहों से भी विपक्ष की बैठक के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। साल 2015 में भी नीतीश कुमार ने यहाँ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का महागठबंधन बनाया था। उस साल महागठबंधन ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त भी दी थी। मौजूदा समय में भी बिहार में बिना किसी संकट के महागठबंधन की सरकार चल रही है। इसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और वाम दल जैसे बड़ी पार्टियां शामिल हैं। ये दल शुक्रवार को विपक्ष की बैठक का अहम हिस्सा भी है। जेडीयू का आरोप था कि ऑपरेशन कमल के जरिए उनकी पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा था, लेकिन पिछले साल नीतीश कुमार ने इस ऑपरेशन को नाकाम कर दिया। यानी नीतीश कुमार को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया गया जिसने बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति को मात दी थी। जेडीयू का आरोप था कि बीजेपी ने इसके लिए जेडीयू नेता आरसीपी सिंह का इस्तेमाल किया। हाल के वर्षों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों की बीजेपी विरोधी दलों की सरकार समय से पहले गिर गई थी। बाद में इन राज्यों में बीजेपी या उनके गठबंधन की सरकार बनी थी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम सबसे पहले आरजेडी के
मुखिया लालू यादव और नीतीश कुमार ने शुरू की थी। लालू को कांग्रेस और वाम दलों के साथ काम करने का काफी अनुभव है। वहीं नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में पूर्व में बीजेपी के साथ रहे दलों से बात करने में उन्हें सहूलियत हो सकती है। विपक्षी दलों की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राज्यों में इन चुनावों में कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और ममता की टीएमसी आमने सामने है। दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव न लड़े तो हम भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें पार्टियों के बीच के मतभेद भी उभर कर सामने आएंगे और इसी से विपक्षी एकता के लिए महत्वपूर्ण समाधान भी निकल सकता है। पटना की सड़कों पर देखें तो कांग्रेस के बैनर और पोस्टर दिखाते हैं कि कांग्रेस इस मीटिंग में नेतृत्व की भूमिका में नजर आती है। उसने बड़ी संख्या में ऐसे बैनर लगवाए हैं जिसमें सभी दलों के नेताओं को जगह दी गई है। दरअसल नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक दरअसल नीतीश कुमार चाहते थे कि इस मीटिंग में कांग्रेस के ऐसे नेता शामिल हो जो कोई बड़ा फैसला ले सके, इसलिए राहुल गांधी का इंतजार किया गया। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड लगातार इस तरह के गठबंधन में कांग्रेस की अहम भूमिका बता रही है। लेकिन पटना में लगे आम आदमी पार्टी के बैनर पर गौर करें तो उनके लिए विपक्ष की बैठक से ज्यादा अहमियत अरविंद केजरीवाल की दिख रही है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश और अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष और खासतौर पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को एक उम्मीद दिख रही है। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक जीत से कांग्रेस और विपक्ष को यह उम्मीद जगी है कि वे हारे नहीं हैं, अब भी मैदान में हैं। इस मीटिंग के विरोधी दलों के रिश्तों पर जमी बर्फ भी थोड़ी पिघल सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार सबसे पहले अपनी बात रखेंगे और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी होगी। मीटिंग के सबसे आखिर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोल सकते हैं। पटना के पत्रकारों ने द न्यूज इनसाइडर से बातचीत करते हुए बताया कि चुनाव के बाद नेता का चयन, कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका, आम आदमी पार्टी की भूमिका जैसे कई अहम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। नीतीश कुमार इस तरह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव में विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो और उसके लिए कांग्रेस को थोड़ा त्याग करने को कहा सकता है। इसके पीछे दरअसल कोशिश यह है कि विपक्ष की वोटों का बिखराव ना हो। इस विपक्षी एकता के रणनीतिकारों का मानना है कि जब तक इस तरह का प्रयोग नहीं होगा तब तक बीजेपी को पीछे हटाना या बैकफुट पर लेकर आना संभव नहीं है। उन्होंने एक अपना वोट बैंक तैयार कर लिया है और उस वोट बैंक के जरिए बीजेपी विपक्षी दलों को मात आसानी से दे सकती है। यदि विपक्षी दल एकजुट नहीं है तो उनकी वोटें बट जाएंगी और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि किस तरह से बीजेपी के इस वोट बैंक को, इस पेट वोट बैंक को रोका जाए और किस तरह से पूरे विपक्ष के वोटर को एकजुट कर एक उम्मीदवार को वोट डलवाई जाए जिससे जीत सुनिश्चित हो सके। हालांकि इस तरह का त्याग ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी करने को कहा जा सकता है। ममता जहां पश्चिम बंगाल से लेकर गोवा और उत्तर पूर्वी राज्यों में पार्टी का विस्तार चाहती है, वहीं दिल्ली और पंजाब के बाद अरविंद केजरीवाल गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दस्तक देना चाह रहे हैं। इन सभी जगहों पर कांग्रेस का इन दोनों नेताओं से टकराव हो सकता है। विपक्ष का एकजुट होना जिस इतिहास को दोहरा रहा है, वही इतिहास बताता है कि जेपी के नेतृत्व में साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को भले ही मात दे दी थी, लेकिन लगातार मतभेदों की वजह से वह सरकार भी करीब 2.5 साल तक ही चल सकी थी। ऐसे में पटना में जुड़ रहे नेताओं के सामने न केवल चुनाव के पहले के मतभेदों से निपटने की चुनौती है, बल्कि चुनाव के बाद अगर सफलता मिल भी जाए तो इसके लिए एक ऐसा फार्मूला तैयार करना है जिससे वह एकता बनी रहे और यह सरकार अगर बनती है तो लंबे समय तक चल सके। बहरहाल इस मीटिंग में क्या होता है और कैसे विपक्षी एकजुट हो पाते हैं, उनकी क्या राय है, किस बात पर वह एक राय बना पाते हैं और किस बात पर उनके मतभेद होते हैं, इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे निवेदन है कि आप द न्यूज इनसाइडर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम इसी तरह से जनहित में अपनी पत्रकारिता करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।